शादी की रात हो परिवार की चौथी बेटी डीएम लाल पर्दे के नीचे अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, मानो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। हालांकि उनके पति सातवें राजकुमार हाथ में तलवार ले कमरे में दाखिल हुए। उस तनावपूर्ण क्षण में सातवें राजकुमार टू यिनली ने सबसे पहले अपनी तलवार का उपयोग करके होतिंग थीम का पर्दा उठाया। फिर उसने लाल रेशम से उसकी आंखें ढक दी और उसे चुनने के लिए नीचे झुका। चाहे वो तियान तियान हो या सू यानली, दोनों ही आकर्षक और सुंदर हैं। ठीक वैसे ही जैसे तलवार से पर्दे हटाना पति पत्नी के बीच महज एक मनोरंजक खेल है। हम तैयार नहीं थे। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था कि सू यानली ने अचानक सम्राट द्वारा शाही फरमान जारी करने का मुद्दा उठा दिया। इसी बीच बाहर मौजूद पूरे हो परिवार का नरसंहार किया जा रहा था। हु डियांटियन के पिता और भाई ने विद्रोह करने का विकल्प चुना, इसलिए सम्राट ने हु परिवार को मौत के घाट उतारने के लिए लोगों को भेजा। इसके पीछे का कारण यह था कि हु परिवार का योगदान उनके स्वामी के योगदान से कहीं अधिक था। ये सुनकर डीएम निराश हो गई, लेकिन उसने उसे चूमना जारी रखा, ये दर्शाते हुए कि वह अब सू परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन चुंबन के दौरान डीएम द्वारा तैयार की गई छोटी तेज कैंची अचानक टो यिनली के चेहरे पर जा लगी। लेकिन तो यिनली एक कदम तेज थे, चाकू पहले ही थीम के पेट में घुस चुका था। इसके बाद एक खूनी शादी के संपन्न होने की घोषणा की गई। कुछ ही समय बाद सफेद वस्त्र पहने हुए त्यान त्यान शतरंज के खेल से जाग उठी, जिससे पता चला कि वो अभी स्वर्गीय रहस्यों के ज्ञाता बूढ़े व्यक्ति के साथ भविष्य सूचक शतरंज खेल रही थी। यह मैच भविष्य का संकेत हो सकता है। खूनी शादी महज एक भविष्य सूचक सपना है। केवल उस बूढ़े व्यक्ति को ही आकाशीय रहस्यों का ज्ञान था। इस घटना के बाद कई बातें परप्लेक्सिंग हो गई, क्योंकि सातवें राजकुमार टो यिनली को 3 साल पहले ही उनकी उपाधि से वंचित कर दिया गया था और उन्हें काम नागरिक बना दिया गया था। तो उसे हो कि पूरे परिवार को खत्म करने की शक्ति कहां से मिली। बाद में जब डीएम घर लौटी तो उसने सबसे पहले नौकरानी ट्रुप नहीं को कसकर गले लगाया। वो उसका सबसे करीबी दोस्त था और उसने ठान लिया था कि वो उसे मरने नहीं देगा। इसके बाद डीएम की मुलाकात अपने दूसरे भाई हो तिएन लैम से दोबारा हुई। उन्होंने स्वयं सम्राट द्वारा उपहार स्वरूप भेजा गया वो बहुमूल्य वस्त्र उनके कंधों पर डाला। तीसरे भाई हो तिएन फोंग को भी डीएम की बहुत चिंता थी। उन्हें डर था कि उस चोगे के कारण वो नकली दिख रही थी। दूसरी बात जिसने बड़े भाई को सबसे ज्यादा चिंतित किया वो ये थी कि बाहर से कई नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने विवाह प्रमाण पत्र भेजे थे। पता चला कि कई लोग डीएम से शादी करने के लिए कतार में खड़े थे। कुछ ही समय बाद डीएम ने वो विवाह प्रमाण पत्र देखा जो सू यानली ने भेजा था। उस पर टो यिनली की तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें वो अपनी जानी पहचानी लाल अंगूठी पहने हुए थी। ऐसा लगता है कि भविष्य का एक शत्रु सामने आ गया है। बाद में डीएम पुस्तकालय गई, ये सोचकर कि सू यानली वहां आएगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अंगूठी पहनने वाला व्यक्ति लाइब्रेरियन हाको था। उसी क्षण डीएम ने अंगूठी से उस व्यक्ति को पहचान लिया और सोचा कि हाको वास्तव में तो यिनली है। फिर जिया जियू ने अपने बगल में बैठी नौकरानी को छेड़ना शुरू कर दिया, जिससे तियान तियान बहुत असहज महसूस करने लगी। अनजाने में शोर मचाने पर हाको ने इसे देखा और तुरंत उस व्यक्ति की तलाश करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। पीछा करने के बाद डीएम एक बाथरूम में घुस गई। एक आदमी सफेद कमीज पहने गर्म पानी के झरने में नहा रहा था और अचानक डीएम उसमें गिर गया। सफेद कमीज पहने उस आदमी ने तुरंत उसे गले लगा लिया। डीएम जी हाँ, यही असली सातवां राजकुमार सू यानली है। 3 साल पहले टो यिनली को विद्रोही महल के रक्षकों के एक समूह द्वारा खोजा जा रहा था और यह डीएम ही थे जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। अब जब वे दोबारा मिले हैं तो ऐसा लगता है जैसे यह नियति का ही कमाल है। डीएम ने सू यानली को चाकू दिखाकर धमकाया, इस उम्मीद में कि वो किसी तरह उसकी मदद करेगी। कुछ ही देर बाद सू यानली दरवाजे से बाहर निकली और जिया जियू से कहा कि वो वहां अकेला है, जिससे जिया जियू महल की दासियों के सामने दिखावा करना चाहता था। यहाँ तक कि उन्होंने टू यिनली से अपने जूते चमकाने के लिए भी कहा। ये पता चला कि हाको ने पुस्तकालय का उपयोग टू यिनली की सुरक्षा के लिए किया था, इसलिए उसने टू यिनली की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी। इस बीच टू यिनली दिन से मिलने गई और उसे बताया कि वो जगह सुरक्षित है। फिर उसने बड़े ही ध्यान से उसे कोट वापस पहना दिया। तो यिनली को पता था कि डीएम ने हाको को सातवां राजकुमार समझ लिया था और खुद को सातवें राजकुमार के महल में एक नौकरानी समझती थी। इसलिए उसने पहले जिया जियू की पहचान का इस्तेमाल करके तियान तियान के करीब आने का फैसला किया। दोनों ने बातचीत की और हंसे और अचानक डीएम ने कहा कि वो यहाँ अपने शत्रु सातवें राजकुमार को खोजने आई है। इन शब्दों को सुनते ही सू यानली के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। डीएम ने घटनाओं का वर्णन करते हुए बताया, 3 साल पहले वो और उसका भाई सम्राट के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए महल में उपहार लेकर गए थे, लेकिन उनका सामना ऐसे सैनिकों से हुआ जो उनकी हत्या की साजिश रच रहे थे। ये तो यिनली ही थी जिसने उसकी आंखों के ठीक सामने थीम को बचाया। डीएम का अब मानना है कि महल में हुई घटनाओं की साजिश सातवें राजकुमार ने रची थी। इससे सातवें राजकुमार टो यिनली को बहुत खेद हुआ। हालांकि चुन की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सका, इसलिए सू यानली ने तियान तियान को घर ले जाने और पुस्तकालय कर्मचारी होने का नाटक करने के लिए एक पुस्तकालय बेच दिया। दूसरी ओर हाको ने आदेश प्राप्त करने के लिए उस रहस्यमय गुरु की तलाश की। वो सीधे डीएम को मारना चाहता था। प्रिंस टू यिनली की दुखद मौत हो गई, लेकिन उस रहस्यमय व्यक्ति को पता था कि 3 साल पहले महल में हुई घटना भी सातवें राजकुमार से जुड़ी हुई थी। सम्राट ने सातवें राजकुमार को फांसी देने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे पुस्तकालय में छोटे मोटे काम करने की अनुमति दी। रहस्यमय हत्यारे को हत्या करने के लिए एक ठोस कारण की आवश्यकता होती है। जहां तक जिया जियू की लाल अंगूठी की बात है, वो सू यानली का उपहार थी। इससे पता चलता है कि जिया जियू पूरी तरह से वफादार नहीं है। फिर उस रहस्यमय स्वामी ने महल की पूर्व दासी को ढूंढा और उसे जिया जियू पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। वहीं दूसरी ओर डीएम घर लौटकर नौकरानी टू यिनली के साथ खेलने लगी, लेकिन वहां उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई हुतिन बा से हुई, जो अभी विजयी होकर लौटा था। घर लौटते ही उसने तुरंत डीएम का हालचाल पूछा। उन्होंने टो यिनली की तस्वीरें एकत्र की, इस उम्मीद में कि उनकी बहन को शादी करने के लिए एक बेहतर परिवार मिल जाएगा। इस समय डीएम इसे बिल्कुल भी समझा नहीं सकती थी। बहुत जल्दी शाही फरमान आ गया और वंश ने घोषणा की कि हुतिन बा ने उत्कृष्ट सेवा प्रदान की थी, इसलिए घोषणा एक रैंक पहले की गई।
परिणाम स्वरूप डीएम सीधे दरवाजे पर गई, शाही फरमान छीन लिया और कहा कि जीत हासिल करना उसके भाई का कर्तव्य है। उन्हें और पुरस्कारों की जरूरत नहीं है। ये शर्म की बात है कि उनका काम उनके बॉस के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो वाक्यांश इतना अटपटा था कि हर कोई चकित रह गया। सौभाग्यवश क्रोधित हिजड़ा अचानक प्रसन्न हो गया। सम्राट हुआ जिया ने हो राजवंश की विनम्रता का पहले ही अनुमान लगा लिया था। इसलिए हिजड़े ने हो परिवार को और अधिक पुरस्कार देने के लिए एक और शाही फरमान तैयार किया। इस शाही फरमान में हो थिएनबा को ग्रैंड जनरल नियुक्त करने की सीधी घोषणा की गई थी। खूनी शादी की रात के कारण डीएम इस पद से भयभीत हो गई थी। उसके भाई की मृत्यु इसी स्थान पर हुई थी। फिर पुरस्कारों से भरी मेज को देखकर तीनों बड़े भाई बारी बारी से अपनी बहन को चढ़ाते हुए कहते थे कि भले ही वो खुलकर और सच बोलती है, लेकिन इससे हो परिवार को और भी अधिक लाभ मिलता है। हालांकि ये जानते हुए कि गुरु से अधिक सफलता प्राप्त करने से हो परिवार के विनाश का खतरा ही बढ़ेगा, डीएम द्वारा अपने भाई को समझाने के प्रयास व्यर्थ थे। उसके पास सु यानली को ढूंढने और मदद मांगने के लिए पुस्तकालय जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक डीएम के विचारों की बात है, उसका मानना था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति शिया जियो था, जिसका अर्थ था कि सु यानली ने 7वें राजकुमार की हत्या की थी। वो सु यानली को जीवन भर धन और विलासिता से भरपूर जीवन की गारंटी दे सकती थी। तो टू यानले ने इस कार्य को तुरंत स्वीकार कर लिया। वो वास्तव में थीम पर भरोसा करता था। बहुत जल्दी ही सु यानली ने शिया जियो को परेशान करने के लिए उससे संपर्क किया। उसने पहले उसका चाय का कप फेंक दिया, फिर स्वेच्छा से शिया जियो को जहर देने की बात कही। हालांकि सु यानली जानती थी कि उसे ये काम खुद करने की जरूरत नहीं है। महल की दासियां निश्चित रूप से इसे संभाल लेंगी। जिया जियो को मरते हुए देखकर टो यानले ने सच्चाई का खुलासा 3 साल पहले ही किया था। बाद में पता चला कि उस दिन जिया जियो को यह कहने का आदेश दिया गया था कि सम्राट की हत्या कर दी गई है। इसलिए 7वें राजकुमार टो यानले अपनी सेना के साथ नदी पार करके महल में प्रवेश कर गए। इसका परिणाम गलतफहमी के रूप में सामने आया। उनसे उनका खिताब छीन लिया गया और उन्हें एक आम नागरिक बना दिया गया। ये सब हाको की करतूत थी। टो यानले ने क्रोध में आकर हाको पर लगातार हमला किया। अंततः उसने कुछ हद तक अपना क्रोध निकाल लिया था। इसी बीच हो परिवार की तरफ से सैनिक अचानक आ गए और डीएम को आदेश प्राप्त करने के लिए महल में ले गए। पता चला कि पुस्तकालय में एक हत्या हुई थी। शिया जियो की मौत हो चुकी थी और सैनिकों को पता था कि तियान वहां मौजूद थी, इसलिए वे उसे पूछताछ के लिए ले जाना चाहते थे। डीएम गाड़ी में बैठी थी और उसे सु यानली की जान की चिंता सता रही थी, जो शिया जियो का रूप धारण किए हुए थी। पता चला कि दूसरा पक्ष सीधे उसे ढूंढने आया था। टो यानले ने डीएम को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि तथाकथित 7वें राजकुमार को काले वस्त्रधारी लोगों द्वारा मार डाला जाने वाला है। इससे डीएम को बहुत गहरा स्पर्श मिला और वो बहुत खुश हुई। जहां तक उस रहस्यमय गुरु की बात है, उन्हें महल की एक दासी के माध्यम से जिया जियो की हत्या के बारे में पता चला और दासी ने कहा कि हु तियान अक्सर पुस्तकालय में आती थी। इससे रहस्यमय मालिक थोड़ा हैरान हो गया। इसी क्षण उसने अपना असली रूप प्रकट किया, जो बिल्कुल उसके बड़े भाई होतियनबा जैसा दिखता था। कमरे के अंदर डीएम सावधानीपूर्वक सु यानली के घावों की देखभाल कर रही थी। वो चोटों से भरा हुआ था और डीएम को उस पर बहुत दया आई। सौभाग्य से उसका सबसे बड़ा खतरा टल गया था और डीएम फिर से खुश हो गई। बड़े भाई ने तुरंत आदरपूर्वक सिर झुकाया। उसी क्षण डीएम को अचानक एहसास हुआ कि असली 7वां राजकुमार ठीक उसके सामने खड़ा है। डीएम इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई कि 7वें राजकुमार का रहस्य उजागर हो गया है और वो बेहोश हो गई। जहां तक थिएनबा और 7वें राजकुमार की बात है, वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। उस शाम शादी का वही जाना पहचाना दृश्य सामने आया, लेकिन इस बार सु यानली ने तियान पर उसे नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। इसलिए उसने डीएम पर अपना दबदबा कायम करने के लिए घृणा की शक्ति का सहारा लिया। तो फिर मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सौभाग्य से ये सिर्फ एक सपना था। डीएम मारी नहीं गई, लेकिन उसके मन में सु यानली के प्रति अभी भी द्वेष था। हवेली के अंदर हु तियानबा और सु यानली शराब और भोजन का आनंद ले रहे थे। उसी क्षण डीएम अचानक प्रकट हुई। उसने अपनी तलवार निकाली और सु यानली को जान से मारने का इरादा किया। डीएम ने सु यानली को धोखा देने के लिए फटकार लगाई। इसका मुख्य कारण यह है कि भविष्य में उनका प्रतिद्वंदी वही शत्रु होगा जो उनके पूरे कबीले का सफाया कर देगा। डीएम के पास अपनी तलवार निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने बार बार वार किया और अपनी तलवार निकाली, जिससे सु यानली का खून तुरंत बाहर निकल आया। बाद में डीएम को कैद कर लिया गया और इस समय महल की दासी त्री नहीं डीएम के लिए भोजन लेकर आई। इसके परिणाम स्वरूप डीएम ने ट्राई नहीं को रिश्वत देने के इरादे से महंगे रेस्तरां में मुफ्त भोजन की पेशकश करने वाला एक कागज का टुकड़ा निकाला, लेकिन त्री नहीं बहुत वफादार थी। उसने तुरंत कागज फाड़ दिया। सौभाग्यवश डीएम ने केक में नींद की दवा मिला दी थी और त्री नहीं ने उस स्वादिष्ट केक को खा लिया और बेहोश हो गई। 3 दिन बाद डीएम सम्राट से मिलने गई। उसने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा कि उसने सम्राट के बेटे की हत्या की है और उसे इस हत्या के लिए अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। डीएम ने 7वें राजकुमार को अपना साथी मानते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब वे दोनों एक साथ मर सकते हैं। परिणाम स्वरूप टो यानले अचानक प्रकट हुआ और उसने अपनी गवाही बदलते हुए कहा कि अधीनस्थ की मृत्यु का डीएम से कोई लेना देना नहीं था। डीएम की योजना एक बार फिर विफल हो गई। इसी समय हु तियानबा वहां पहुंचे, इस उम्मीद के साथ कि सम्राट उनकी उतावली बहन को फटकार नहीं लगाएंगे। इसी बीच टो यानले ने सम्राट को दिखाने के लिए एक ताबीज निकाला, जिस पर केवल बाघ शब्द लिखा हुआ था। बाद में पता चला कि वो बैज टो यानले का था, जो एक निचले स्तर के अधिकारी के पास मिला था। प्रारंभ में ये हाको ही था जिसने सम्राट की हत्या की खबर गढ़ी, जिसके कारण टो यानले ने अपनी सेना के साथ महल में प्रवेश किया। परिणाम स्वरूप घटनास्थल पर उसकी मुलाकात हु तियानबा से हुई, जिसने सु यानली पर राजद्रोह का आरोप लगाया। ऐसा प्रतीत होता है कि महल में हुई घटना पूरी तरह से हु तियानबा के कारण हुई थी। हालांकि हु तियानबा ने सारा दोष निचले तबके के लोगों पर डाल दिया, जिससे टो यानले के लिए हो परिवार के साथ हिसाब किताब निपटाना मुश्किल हो गया। सौभाग्यवश सम्राट को पता था कि महल में घट रही घटनाओं का सु यानली से कोई संबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने टो यानले को राजकुमार का दर्जा बहाल कर दिया
और यहाँ तक कि उन्हें एक वीर राजकुमार भी बना दिया। टू युनले ने वास्तव में बहुत बड़ा झटका दिया। जहां तक डीएम द्वारा पुस्तकालय में घुसपैठ का सवाल है, सम्राट ने उसे पुस्तकालय का अध्ययन करने और साफ सफाई करने का दंड दिया। यह उसके लिए 7वें राजकुमार के साथ अध्ययन करने के लिए एकदम सही है। इस समय डीएम इतनी गुस्से में थी कि उसने भाषा पुस्तकालय में जाकर सीधे झाड़ू से अपना गुस्सा निकाला। जब सु यानली वहां पहुंची तो उसने बिना कुछ कहे तियान तियान को दीवार के सहारे कोने में धकेल दिया। टू युनली ने कहा कि देर सवेर वो तीन तीन द्वारा मार दी जाएगी। अब एक घुमक्कड़ की तरह मरना बेहतर होगा, इसलिए उसने सीधे डीएम को चूम लिया। हालांकि वो रोमांटिक दृश्य डीएम का महज एक सपना था। पुस्तकालय से जागने के बाद डीएम टहलने के लिए निकल पड़ी, लेकिन संयोगवश गलियारे में उसकी मुलाकात सु यानले से हो गई। परिणाम स्वरूप एक सुंदर छोटी बहन का जन्म हुआ। वो राजस्व बोर्ड के मंत्री तेतु दुयत की बेटी थी। वो और डीएम बहनें हैं और वे सम्राट के स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली हैं। बहुत जल्दी ही तीनों 7वें राजकुमार अकादमी में अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और जैसे ही उन्हें पता चला कि जी ने उपहार प्रस्तुत किए हैं, उसने उपहार देने की प्रक्रिया का फायदा उठाकर सु यानली को लुभाने की कोशिश भी की, लेकिन सौभाग्य से सु यानली ने उसे घूरकर जवाब दिया। तेतु दुयत ने उपहार न लाने के लिए थीम का मजाक उड़ाया, लेकिन टू यानले ने थीम का बचाव करते हुए कहा कि यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी और उपहार आवश्यक नहीं था। टू यानले ने तेतु दुयत को उपहार भी लौटा दिया। इससे सचमुच पता चलता है कि वो थीम को कितना पसंद करती है। कुछ ही समय बाद आया आ गई और सभी को कुछ देर तक लगन से पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन जी ने जल्दी ही फिर से परेशानी खड़ी करना शुरू कर दिया। उसने नौकरानी को डीएम से टकराने के लिए उकसाया, फिर नौकरानी पर नौकरानी का जेड पेंडेंट तोड़ने का आरोप लगाया। हालांकि डीएम जानती थी कि यह नकली जेड है, लेकिन सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसकी भरपाई के लिए असली जेड का इस्तेमाल किया। इसके परिणाम स्वरूप महल की नौकरानी तुरंत क्रोधित हो गई और उसने दूसरे पक्ष को अहंकारी होने के लिए उपहास किया। सौभाग्यवश टू यानले ठीक समय पर प्रकट हुए और उन्होंने सीधे तेतु दुयत के चेहरे पर ठंडा पानी छिड़क दिया। अपनी पत्नी की रक्षा करने का यह वास्तव में एक शानदार तरीका था। बाद में जब आया को इस बारे में पता चला तो उसने सु यानली से कहा कि वो उन मामलों में दखल न दे जो उसके काम के नहीं है, क्योंकि डीएम के यहाँ आने से वो परिवार का भविष्य बदल सकता है और हस्तक्षेप से पैतृक योजना में बाधा उत्पन्न होगी। आज इस कक्षा में टू यानले ने एक सबक सीखा। जहां तक डीएम की बात है, उसने अपनी गलती सुधारने की पहल की और तेतु दुयत को बदलने के लिए नए कपड़े दिए। ये देखकर जी ने वो कारण बताया जो तियान के कारण के विपरीत था। जिया सम्राट ने हो राजवंश को पुरस्कार के रूप में प्राप्त संपत्ति का 7% हिस्सा प्रदान किया। इससे अन्य अधिकारियों में काफी नाराजगी पैदा हुई, साथ ही साथ रीति रिवाज मंत्री के शब्दों से भी। इससे डीएम भी सतर्क हो गई और उसे सु यानले से निपटने के अपने तरीके को बदलने की जरूरत थी। स्कूल के बाद डीएम ने सु यानले से उसके कमरे में मिलने का इंतजाम किया। उसने उसे एक सूट देने की योजना बनाई और उसे बढ़िया शराब और स्वादिष्ट भोजन से नवाजा। हालांकि एक घूंट पीने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो बेहोश होने वाली है। नींद की दवा पिलाने वाली व्यक्ति ड्रोए नहीं निकली। वो अपनी मालकिन की ओर से टू यानले को अनुशासित करना चाहती थी। अप्रत्याशित रूप से उस दवा का असर खुद मालकिन पर ही हुआ। फिर टू यानले चक्कर से जूझ रहे डायम को बिस्तर पर ले गए। नतीजतन डीएम नशे में धुत हो गई और बेतुकी बातें करने लगी। सबसे पहले उसने सु यानली से पूछा कि उसे किस तरह की महिला पसंद है। फिर उसने उसे बताया कि उसे वो नकाबपोश तलवारबाज पसंद है जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। वो व्यक्ति टू यानले है। ऐसा लगता है कि दोनों को एक दूसरे से बहुत जल्दी प्यार हो गया। अगले दिन डीएम भूल गई कि सु यानले को किस तरह की महिला पसंद थी। हालांकि टू यानले ने पिछली रात कहा था कि यह डीएम था, लेकिन वो इतनी नशे में थी कि उसे याद नहीं था। हम आज तेतु दुयत के साथ कोई समाधान नहीं ढूंढ सके। पता चला कि डीएम तेतु दुयत और टू यानले को एक साथ लाने की व्यवस्था करना चाहती थी। इस तरह उसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और वो शादी भी नहीं होगी। लेकिन जी सक्रिय रूप से सु यानली से संपर्क करना चाहती थी। राजकुमार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वास्तव में जी के प्रति उनका कोई इरादा नहीं था। बाद में उदासी की भावना में डूबे हुए डीएम ने प्रेम कविताएं लिखी, लेकिन टू यानले ने उसे पकड़ लिया और उसने तुरंत उसे उठा लिया और कविता को जोर से पढ़ डाला। वे दोनों एक तरफा प्यार में पूरी तरह डूबे हुए थे और तीखी बहस कर रहे थे। इससे जी क्रोधित हो गई, जिन्होंने 7वें राजकुमार के साथ अपनी शादी कराने का वादा किया था। जहां तक वो तियानबा की बात है, उनके रहस्यमय गुरु की पहचान आखिरकार उजागर हो गई है। वो वर्तमान में टू यानले के साथ विवाद में है। वो सचमुच क्रूर था। एक नए दिन टू यानली को बात के लिए बचाकर डार्ट्स खेलने के लिए थीम ढूंढने गया। विजेता को राजकुमार से मित्रता करने का अधिकार प्राप्त होगा। क्योंकि डीएम ने जानबूझकर खूनी शादी से बचने के लिए चीजें इधर उधर फेंकी, इसलिए वो लगातार तेतु दुयत की चापलूसी करती रही। लेकिन चूंकि जी ने तियान को बेकार कर उसका मजाक उड़ाया था, इसलिए तियान को स्वाभाविक रूप से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। परिणाम स्वरूप ठीक उसी क्षण सु यानली प्रकट हुई। उन्होंने डीएम का हाथ पकड़कर डार्ट्स भी खेले और हर बार निशाने पर लगे। टू यानले वास्तव में अद्भुत है। चूंकि विरोधी के पास साथी है, इसलिए जी को भी टीम के साथियों की आवश्यकता है। उसी क्षण डीएम का तीसरा भाई वहां पहुंच गया और दोनों पुरुषों के बीच जीतने की इच्छा तुरंत भड़क उठी। दो लोगों ने डार्ट्स की प्रतियोगिता में जमकर प्रतिस्पर्धा की, लेकिन अंत में यह मैच ड्रॉ रहा। दोनों महिलाओं के बीच के विवाद पर बाद में और चर्चा करनी होगी। फिर तीसरा भाई जी और उसके अधीनस्थों के पास पहुंचा। उन्होंने अपनी बहन के चेहरे को धीरे धीरे छिपाने में अच्छा काम करने के लिए सभी की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने सबको ये धमकी भी दी कि अगर कुछ भी हुआ तो दोनों बड़े भाई उन्हें भयानक पीड़ा पहुंचाएंगे। ये शब्द बोलते ही सबने आज्ञा का पालन किया। जी को भी अपने तीसरे भाई के लिए प्रशंसा का भाव था। वे दोनों सचमुच एक युगल थे, क्योंकि टू यानली ने डार्ट गेम जीतने में डीएम की मदद की। डीएम सु यानली को धन्यवाद देने के लिए रात का खाना लेकर आई थी, लेकिन जी पहले ही पहुंच गई। इससे डीएम क्रोधित हो गई और चली गई। वो शाम तक अकेली बैठी रही और रूठी हुई थी। उसी क्षण तेसीओ अचानक दौड़कर आई और बताया कि तियान एक नकली लोमड़ी थी। पता चला कि टू यानले ने ही पहल करके तेतु दुयत को अपने पक्ष में बुलाया था।
उन्होंने पहले घोषणा की कि तेसीयुए के साथ उनका रिश्ता पूरी तरह से सामान्य था। इसके बाद उन्होंने तेसीयुए को डीएमडीएम के करीब आने से मना किया और आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि वो वास्तव में डीएमडीएम को पसंद करते हैं। तेतु दुये गुस्से में ही वहां से जा सकी। तेसी दुयो को लगा कि डीएमडीएम और तोयनले ने मिलकर उसे तंग करने की साजिश रची है। हालांकि ठीक उसी समय डीएमडीएम का तीसरा भाई आ गया। तेसीयुए उसके सामने कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से भाग गई। इसी बीच टोयनले ने डीएमडीएम से कहा कि वो जो खाना लाई थी वो स्वादिष्ट था, जिससे ये पता चला कि वो सब कुछ जानता था। इसलिए डीएमडीएम ने टोयनले के साथ बिताए अपने समय की यादों को ताजा किया। टोयनले ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। शायद वो सचमुच उसे पसंद करता था, लेकिन डीएमडीएम जानती थी कि वे दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए उसने अपने तीसरे भाई के साथ दुर्भाग्यपूर्ण रिश्ते को तोड़ने की योजना के बदले में सोने का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया। और फिर जब टोयनले कक्षा में दिन दिन के आने का इंतजार कर रहा था, वो एक युवा सज्जन के आशय के साथ प्रकट हुई। डीएमडीएम ने शानदार प्रवेश किया। उसे तुरंत एक युवा सज्जन की भूमिका अपनानी चाहिए और लड़की को रिझाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। डीएमडीएम पागल है। इस तरह के व्यवहार को देखकर सुयानी को अपने जीवन पर संदेह होने लगता है। डीएमडीएम ने अपना स्टाइल बदलकर एक युवा सज्जन का स्टाइल क्यों अपनाया, इस बारे में ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरे भाई ने डीएमडीएम और टोयनले को भाई बहन की तरह रहना सिखाया, इसलिए उसे शादी करने की जरूरत नहीं है। डीएमडीएम ने आत्मविश्वास से पूछा कि क्या वो सुंदर है, लेकिन टोयनले ने थीम को पीछे खींच लिया, जिससे वो अपनी कुछ ताकत खो बैठी। अपना पाठ समाप्त करने के बाद वे दोनों एक के बाद एक दरवाजे से बाहर निकल गए। डीएमडीएम ने टोयनले के प्रति भाई की भूमिका निभाना जारी रखा और यहाँ तक कि उसने स्वयं पहल करके टोयनले को वाईहोंगवियन में आमंत्रित किया। हालांकि टोयनले ने डीएमडीएम को गर्म पानी के कुंड में आमंत्रित किया, लेकिन वहां का पानी नहाने के लिए उपयुक्त नहीं था। डीएमडीएम ने तुरंत आपत्ति जताई और शर्माते हुए तेज बारिश में बाहर भाग गई। लेकिन डीएमडीएम के पास छाता नहीं था और वो बारिश में नहा भी नहीं सकती थी, इसलिए सुयानली छाता लेकर उसकी मदद के लिए आगे आई। हालांकि वो इच्छुक था और उसने स्वेच्छा से डीएमडीएम को अकेले छाता इस्तेमाल करने दिया, लेकिन दुखी मन वाली वो लड़की अंततः अकेले ही घर भाग गई। परिणाम स्वरूप हु परिवार के घर के ठीक पास एक महिला हत्यारे ने अचानक तियान तियान को जान से मारने का प्रयास किया। सौभाग्यवश मास्टर टोयनले मुखौटा पहने हुए प्रकट हुए और लोगों को बचा लिया। कुछ देर तक हाथापाई के बाद महिला हत्यारे ने अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने में कामयाबी हासिल की। डीएम ने मास्क को देखा और 3 साल पहले इस मास्क को पहनने वाले सैनिक को याद किया। उसने मुखौटा उठाया और उसके सामने सुयानली थी। बात बस इतनी सी है कि सुयानली घायल हो गया था, इसलिए वह तियान तियान को 3 साल पहले हुई घटना के बारे में नहीं बता सका। दूसरी ओर महल की नौकरानी का हत्या का प्रयास विफल रहा और उसे हु तियानबा द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई। जहां तक हु तियानबा की साजिश की बात है, वो तियान तियान की हत्या करना और फिर सुयानली को फंसाना था। ये बड़ा भाई सचमुच बहुत क्रूर है। डीएमडीएम ने पूरे दिन छोटी टोयनले की देखभाल की, फिर टोयनले की नींद खुल गई। डीएमडीएम ने तुरंत उससे पूछताछ की। वो जानना चाहती थी कि 3 साल पहले क्या हुआ था। जी हाँ, टोयनले वही नकाबपोश तलवारबाज है जो 3 साल पहले पुस्तकालय में मिला था। इस बिंदु पर सुयानली ने मदद नहीं मांगी। वो जानता था कि उसकी मृत्यु हो सकती है। उसे सीधे सीधे डीएमडीएम को उसे मारने देना चाहिए था ताकि बात खत्म हो जाए, लेकिन डीएमडीएम उसे कैसे मार सकता था। उन्होंने साथ में बहुत कुछ झेला था। वे यादें बहुत खूबसूरत थी और निश्चित रूप से डीएमडीएम के पास अब वे यादें नहीं थी, इसलिए वो दोबारा बूढ़े गुरु तियानजी से सलाह लेने गई। वो नहीं चाहती थी कि कहानी उन दोनों की शादी की दिशा में आगे बढ़े, लेकिन बूढ़े तियानजी ने तियान तियान को सलाह दी कि वो अपने लिए निर्धारित भाग्य को स्वीकार कर ले। किसी के हस्तक्षेप के कारण टोयनले अंततः मृत्यु से बच गई। कुछ ही समय बाद दंपति कक्षा में लौट आए। इस बार पुस्तकालय के उप प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि पुस्तकालय में चंद्र नव वर्ष का उत्सव मनाया जाएगा। क्योंकि नागरिक और सैन्य मामलों के प्रभारी अधिकारियों की पसंद बहुत ही परिष्कृत थी, इसलिए इस भोज को सुचारू रूप से आयोजित करना मुश्किल था और किसी ने भी यह कार्यभार संभालने का साहस नहीं किया। कहानी में बदलाव लाने के लिए डीएमडीएम ने स्वेच्छा से इस चुनौती को स्वीकार किया। उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए डीएमडीएम ने सबसे पहले घोषणा की थी कि चंद्र नव वर्ष समारोह में प्रवेश शुल्क लिया जाएगा और टिकट की कीमत सभी के लिए 55% में विभाजित की जाएगी। डीएमडीएम चाहती है कि सभी लोग ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए स्टॉल खोलें। ये गतिविधि काफी अजीब है, लेकिन मुख्य बात यह नहीं है। मुख्य बात यह है कि डीएमडीएम को परिवार के घर के पिछवाड़े में जगह चाहिए। हो तीन बार असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनके बड़े भाई सीधे तौर पर थीम से सहमत थे। यह वाकई एक सुखद आश्चर्य था। हालांकि हु तियानबा के वास्तव में अपने खुद के इरादे थे। उसने वसंत उत्सव के दौरान राजकुमारी से हत्या करवाने की योजना बनाई थी। सौभाग्यवश टोयनले को यह खबर एक छोटे से स्रोत से मिली। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गहन तैयारी करेगा। बहुत जल्द ही चंद्र नववर्ष का उत्सव योजना के अनुसार आयोजित किया गया। अप्रत्याशित रूप से हो परिवार के घर पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो घर वीरान था। फिर निरीक्षक निरीक्षण करने आया। प्रधान शिक्षक ने दीदी को बताया कि सभी छात्र राजस्व बोर्ड के मंत्री के घर अतिथि बनकर गए थे, इसलिए दीदी के पास कठोर कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने अधीनस्थों को हर जगह भेजा ताकि आम लोगों को ढूंढा जा सके जो आकर अपना समर्थन दिखा सकें। इसलिए कुछ प्रयासों के बाद सभी स्टॉल मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते हो परिवार का घर लोगों के पहाड़ की तरह खचाखच भर गया। इससे तुरंत टेटू डुएट को अपमानित होना पड़ा। जिस बात ने उन्हें और भी ज्यादा अवाक कर दिया वो ये थी कि उनके अधीनस्थ कर्मचारी और यहाँ तक कि उनके अपने पिता भी अपना समर्थन दिखाने आए थे। यहाँ क्या हो रहा है? पता चला कि दीदी ने एक अजीबोगरीब तरकीब अपनाई थी। चंद्र नववर्ष मनाने के लिए वे राज्य की संपत्ति का 60% तक कम से कम 100 ताइल सोना अपने पास रखते हैं। अप्रत्याशित रूप से दीदी ने सम्राट की मदद पाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया, इसलिए सम्राट को स्वाभाविक रूप से उसकी सहायता के लिए आगे आना पड़ा। बहुत जल्दी हार स्वीकार करने को तैयार न होकर जीसीयूए जांच करने के लिए महल में दाखिल हुई। उसी समय सुयानी भी वहां पहुंची और डियान डियान को आशीर्वाद के रूप में एक लाल रेशमी स्कार्फ भेंट किया। इसी बीच हु परिवार के घर के अंदर बातचीत कर रहे लोगों की चीख पुकार गूंज रही थी। डीएम ने अपने घर में मौजूद कीमती वस्तुओं जैसे कि एम्बर खजाने की धातु की नीलामी भी शुरू कर दी। ये पेंटिंग बहुत सुंदर है और चूहे नहीं एक बहुत ही उत्साही नीलामी करता थे।
तभी महल की नौकरानी हत्यारी जीसीयू को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। वो जीसीयू को अपने साथ लाना चाहती थी ताकि मिलकर डियान डियान झील को नष्ट कर सके। दूसरी ओर हत्यारों के एक समूह ने हु परिवार के घर के आसपास के इलाके में घुसपैठ की और महल की नौकरानी ने जीसीयू को जहर का एक पैकेट दिया। जब तेतु दुए हिचकिचा रही थी तभी उसका तीसरा भाई उससे मिलने आया। उन्होंने आगे क्या करना है ये तय करने से पहले कुछ देर बाहर जाकर मौज मस्ती करने का फैसला किया। इसी बीच हु परिवार के घर के पास हत्यारों का एक और समूह चुपके से घुसपैठ कर चुका था। उन्होंने असली हत्यारों को मार डाला। ऐसा प्रतीत होता है कि दो ताकतों ने लोमड़ी परिवार के घर में घुसपैठ कर ली है। बाद में महल की दासी ने तियानबा झील को यह खबर दी कि पूरी सेना का सफाया हो गया है और वे पीछे हट रहे हैं। चंद्र नववर्ष का उत्सव उस समय अपने चरम पर पहुंच गया जब दीदी ने अप्रत्याशित रूप से मोती निकाला और उसे आगे बढ़ा दिया। यह उनकी सबसे कीमती संपत्तियों में से एक थी जिसे उन्होंने नीलामी के लिए रखा था। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वो एक स्वतंत्र जीवन जिएगी और कभी शादी नहीं करेगी। ये शब्द बहुत गंभीरता से कहे गए थे जिससे सु यानली के चेहरे पर तुरंत अप्रिय भाव आ गए। 200 और 300 के बीच बोली लगा रही भीड़ के शोरगुल के बीच टो यानले ने कीमत को 1200 तक बढ़ा दिया और संप्रभुता पर अपना दावा जताया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन दोनों के बीच की पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो गई। उस खूबसूरत अतीत ने डीएम को गहराई से प्रभावित किया और तुरंत घोषणा कर दी गई कि वो वस्तु बिक चुकी है। खुशी के इस क्षण में ही अचानक एक हत्यारे ने डीएम का अपहरण कर लिया। हत्यारे की नौकरानी खुलेआम डीएम को अपने साथ ले गई और बिना कुछ कहे चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन हु तियानबा के भाई को तियान तियान का शव वापस मिल गया। उसे उम्मीद थी कि डीएम अपनी मृत्यु का उपयोग अपने भाई की अंतिम बार मदद करने के लिए कर सकेगी ताकि सातवें राजकुमार को निश्चित रूप से इसके परिणाम भुगतने पड़े। हु तियानबा सातवें राजकुमार को दंडित करने के लिए सम्राट के पास जाने का इरादा रखता था। जब हु तियानबा को पता चला कि तियान तियान की मृत्यु हो गई है तो वो उसे सम्राट के पास ले गया और अपनी ओर से विनती की। सम्राट ने घोषणा की कि हु तियानबा का बिना अनुमति के महल में प्रवेश करना एक गंभीर अपराध है और उसके फांसी का आदेश दिया। लेकिन असल में कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। मास्टर हु तियानबा ने अंदर और बाहर से सब कुछ तैयार कर लिया था और अब वो स्वर्ग की ओर से कार्रवाई करना चाहते थे। सैनिकों ने सम्राट को बंधक बना लिया था लेकिन अप्रत्याशित रूप से सम्राट द्वारा कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद सैनिकों ने अपना इरादा बदल दिया और हु तियानबा की गर्दन पर तलवारें और चाकू रख दिए। सैनिकों के वेश में मौजूद लोग बंधुओं के परिवार से थे और उन सभी को उम्मीद थी कि उनका बड़ा भाई सुधर जाएगा। फिर टो यानले भी सामने आया। वही था जिसने पूरी योजना को अंजाम दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएम वास्तव में मरी नहीं है और हु तियानबा की अपनी बहन का इस्तेमाल करके विद्रोह भड़काने की योजना विफल हो गई है। जब क्यूईसीए को जहर दिया गया था तब से ही उसने तियान तियान को मारने के लिए इसका इस्तेमाल करने की योजना को अस्वीकार कर दिया था। और जब तीसरे भाई हु तियानफोंग को जहर लगा तो वह इस बारे में अपने दूसरे भाई और तो यानले से चर्चा करने गया। सभी ने योजना के अनुसार आगे बढ़ने का फैसला किया। पहले राजकुमारी को मारना, फिर उसकी जगह किसी और को रखना और जहर को एक ऐसी दवा में बदलना जो मृत्युदंड का कारण बने। इसी वजह से डीएम अब तक टिक पाया है। हु तियानबा ने इस परिणाम से इनकार नहीं किया। जब उसने ये घोषणा की कि नानकान साम्राज्य पर हु परिवार ने विजय प्राप्त की थी तो वो केवल अहंकार दिखा रहा था और वो मौजूदा स्थिति से बहुत नाखुश था। ये सोचकर हैरान था कि इतना कुछ करने के बाद भी उसे संदेह का सामना क्यों करना पड़ रहा है। हु तियानबा ने अंगरक्षकों को काबू में कर लिया और सम्राट की हत्या करने का प्रयास किया लेकिन सौभाग्य से टो यानले समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया। इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई लेकिन अहम मौके पर डीएम ने अपने हाथ से हु तियानबा की तेज तलवार छीन ली। डीएम द्वारा किए गए बलिदान को देखकर टो यानले ने अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन किया और कुछ ही वारों में हु तियानबा को वश में कर लिया। बिस्तर पर सु यानली अभी भी बेहोश तियान तियान की देखभाल कर रही थी। फिर डीएम जाग उठी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और डीएम ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि वो वास्तव में उसे पसंद करती है लेकिन उसकी एक शर्त है, वो शादी नहीं करना चाहती। सौभाग्य से टो यानले तुरंत ही थीम के अनुरोध पर सहमत हो गए। बाद में टो यानले सम्राट के समक्ष आदेश प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए और उसी समय सच्चाई का खुलासा हुआ। बाद में पता चला कि सम्राट को सु यानले पर जरा भी शक नहीं था। उन्होंने उसे महल में हुई घटना की जांच करने के लिए ही 3 वर्षीय पुस्तकालय में भेजा था। अब जब सच्चाई स्पष्ट हो गई है तो ये सब हु तियानबा के कारण हुआ है। सम्राट ने टो यानले को पुरस्कृत करने का फैसला किया और टो यानले को उम्मीद थी कि वो परिवार को क्षमा कर देगा जिससे उन्हें नरसंहार के अपराध से मुक्ति मिल जाएगी। सौभाग्यवश सम्राट भी बहुत सहिष्णु थे और उन्होंने वास्तव में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। केवल हु परिवार की आधी संपत्ति जब्त कर ली। जहां तक हु तियानबा की बात है वो इतने भाग्यशाली नहीं थे। आखिरी समय में उन्होंने एक चुनौती भरा बयान देना नहीं भूला। उसने घोषणा की कि भले ही वो भूत बन जाए वो सु यानली और तियान तियान को नहीं बख्शेगा। इस प्रकार सभी लोग हु तियानबा के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित करने के लिए एक साथ आए जो एक अंतिम समारोह था और भाईचारे की अभिव्यक्ति के रूप में भी कार्य करता था। दूसरी ओर सातवें राजकुमार सु यानली की माता महारानी यू को सु यानली द्वारा दिए गए पुरस्कार के कारण समाधान मिलने ही वाला था और उन्हें शाही महल से रिहा किया जाने वाला था। महारानी यू अपने साथ मौजूद महल की दासी फू फैंग से बहुत प्रसन्न थी और उन्होंने कहा कि केवल वही राजकुमारी बनने के योग्य है। डीएम की प्रेम प्रतिद्वंदी का आगमन होने वाला है। कुछ ही समय बाद फू फोंग परिवार के घर पहुंची और नाचने लगी। उसने इतनी सहजता और उत्साह के साथ नृत्य में प्रवेश किया कि हर कोई चकित रह गया। अपना नृत्य समाप्त करने के बाद फू फोंग तुरंत सातवें राजकुमार टो यानले का अभिवादन करने चली गई। यूफी फू फैंग का बहुत सम्मान करती थी और उसकी बुद्धिमत्ता, नृत्य कौशल और दूसरों की देखभाल करने में उसकी विचारशीलता की प्रशंसा करती थी। टो यानले और उनकी मां के बीच सुखद बातचीत हुई। अनौपचारिक बातचीत के बाद जाहिर है अब काम की बात करने का समय आ गया था। फू फोंग और डूफी ने डीएम की शादी के बारे में पूछताछ की। महारानी यू ने अपने भतीजे जो एक कौंसुल के रूप में कार्यरत थे और तियान तियान के बीच विवाह की व्यवस्था करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। जहां तक फू फोंग की बात है जाहिर है उसे तो यानले से ही शादी करनी होगी। यूफी की इस अशांत योजना ने सभी को बेहद असहज महसूस कराया।
फिर डीएम तनाव कम करने के लिए टहलने निकल गई और तभी फूफोंग ने उसका पीछा किया। उसने बहुत ही स्नेहपूर्वक बोलना शुरू किया और यह व्यक्त किया कि डीएम और राजकुमार वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते थे, कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने कहा कि वो आगे बढ़कर उन दोनों की जमकर सेवा कर सकती है। उसने यूफी पर शादी का विचार भी थोप दिया, ये जताते हुए कि वह भी मजबूरी में ऐसा कर रहा है। इस समय डीएम असमंजस की स्थिति में थी। उस शाम डीएम ने सुयनले से सम्राट की वैवाहिक स्थिति के बारे में पूछा। पता चला कि उपपत्नी यू सम्राट की तीसरी उपपत्नी थी और कुल मिलाकर सम्राट की 7 उपपत्नी थी। डीएम को चिंता होने लगी। उसे डर था कि कहीं सुयानली का भी भविष्य में यही हाल न हो जाए। डीएम की ईर्ष्या देखकर सुयानली ने तुरंत घोषणा कर दी कि वो या तो किसी और से शादी नहीं करेगा या केवल डीएम से ही शादी करेगा। उन्होंने सच्चाई का खुलासा भी किया। पुस्तकालय में अपनी पहली मुलाकात से ही टोयनले को डीएम से प्यार हो गया था। ये पहली नजर का प्यार था, क्योंकि टोयनली बहुत ईमानदार था। थीम ने तुरंत उसे एक चुंबन दे दिया। तो वे दोनों कमरे में बैठकर एक साथ रहने का फैसला कर रहे थे। अंत में टोयनली ने शिरमसेन के परिवार की रक्षा करने का फैसला किया, जबकि शिरम ने राजकुमार को अपना सच्चा प्यार दिया। इसके कुछ ही समय बाद सम्राट ने एक हिजड़े को फरमान पहुंचाने के लिए भेजा। उसने वास्तव में तियान का विवाह सुयानली से कराने का वादा किया था। ये खबर सुनकर राजकुमार और सुपरिवार दोनों ही बेहद खुश हुए, लेकिन उपपत्नी यू बेहद नाखुश नजर आई। उनका चेहरा उदासी से भर गया था। डीएम के पास सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वो खुद सम्राट के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गई थी। जहां तक टोयनले की बात है, वो बहुत ही मर्दाना स्वभाव के थे और जिम्मेदारी लेने में सक्रिय रूप से आगे रहते थे। उन्होंने परिवार को एक उपहार भी भेजा और कल डीएम ने वो परिवार की शाही मुहर सम्राट को सौंप दी। उसने कहा कि उसकी कोई और इच्छा नहीं है, बस यही उम्मीद है कि उसके भाई उन लोगों के साथ हो जिनसे वे प्यार करते थे। ये सब सुनने के बाद सम्राट सहमत हो गए। डीएम और 7वें राजकुमार की शादी में डीएम ने एक और कदम आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त किया। उसने कहा कि शादी हो सकती है, लेकिन वो एक ऐसा ताबीज चाहती है जो उसे सुरक्षा प्रदान करे। अंततः डीएम की शादी हुई। बस उसने शादी के लिए एक पुराने घर को चुना। ये बात राजकुमारी को बहुत अजीब लगी। सौभाग्यवश त्योहार की सभी रस्में सामान्य रूप से संपन्न हुई, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप डीएम ने अपने दोनों बड़े भाइयों को आने नहीं दिया। इससे वे दोनों बेहद क्रोधित हो गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और रोने लगे, खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे थे। शाम को डीएम ने लाल रंग की पोशाक पहनी और चुपचाप इंतजार करने लगी। लेकिन आधे दिन इंतजार करने के बाद भी चिड़िया के घोंसले का सूप नहीं आया था, जिससे डीएम को खूनी शादी का दृश्य याद आ गया। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और ठंडी हवा का एक अजीब झोंका अंदर आ गया, जिससे डीएम थोड़ा चौंक गई। सौभाग्यवश टोयनले थोड़ी देर बाद घर में दाखिल हुए। पता चला कि उन्हें देर इसलिए हुई क्योंकि वे एक सुरक्षात्मक ताबीज लेने गए थे। ये युवक सचमुच विचारशील है। बहुत जल्दी ही दोनों ने आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करने की रस्म शुरू की। उसके बाद विवाह समारोह हुआ और अंत में पति और पत्नी ने एक दूसरे को प्रणाम किया। समारोह के बाद स्वाभाविक रूप से एक प्यारा सा चुंबन हुआ। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, पलक झपकते ही लगभग 1 साल बीत गया और अब उनके पास एक बच्चा है। दोनों बड़े भाई सोच रहे हैं कि बच्चे से एक समारोह करवाया जाए जो उनके चुने हुए पेशे का प्रतीक हो। अचानक डीएम नियति के शतरंज के खेल से जाग उठी। पता चला कि ये सभी छवियां महज एक सपना थी। हालांकि डीएम इस भविष्य की छवि से बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए उसने बूढ़े ज्योतिषी को एक बड़ा इनाम दिया। बात बस इतनी सी है कि ईश्वर को इस बात का एहसास है कि सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ साथ चल सकते हैं और जरूरी नहीं कि सब कुछ सुचारू रूप से ही हो। एक दिन यूफी और फूफेंग उस दंपत्ति से मिलने आए और उसने अप्रत्याशित रूप से घोषणा की कि वे चारों एक साथ रहेंगे। ये बात सभी के लिए बहुत आश्चर्यजनक थी। सौभाग्यवश टोयनले ने तुरंत अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। वो अपनी पत्नी के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था। कमरे में प्रवेश करने के बाद यूफी ने खुलकर सुझाव दिया कि सुयानली फूफेंग को अपनी उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। जैसे ही ये शब्द बोले गए, फूफेंग ग्रीन टी मोड में चली गई, जिसका अर्थ है कि उसने इनकार करने का नाटक किया, इस उम्मीद में कि यूफी अपना बयान वापस ले लेगी। और टोयनले ने तुरंत कहा कि वो फूफोंग को उसके गृहनगर वापस ला सकती है। हालांकि यूफी को इसकी परवाह नहीं थी। उसकी पहली प्राथमिकता दीदी से फूफेंग के लिए एक कमरा बुक करवाना था। इसके परिणाम स्वरूप फूफेंग ने विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा कि वो नौकर के कमरे में रह सकता है। और टोयनले ने आगे कहा वो निश्चित रूप से नौकरों के लिए एक कमरा उपलब्ध करवाएगा। अपने कमरे में लौटने के बाद सुयानली ने उसे उसकी मां की ओर से माफी के प्रतीक के रूप में एक हेयरपिन दी। ये जोड़ा बेहद प्यारा है और फूफेंग के पास भी बिल्कुल वैसी ही हेयरपिन है। और उसी क्षण उसे यह एहसास हो गया कि उसे सुयानली को हर हाल में पाना ही होगा। सुयानली उसकी थी। अपनी सास को खुश करने के लिए डीएम ने उस दिन एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और जब यूफी खाना खा रही थी तो उसने फिर से उनके सिर पर लगी एक जैसी हेयरपिन का जिक्र किया। फूफोंग ने तुरंत विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा कि उसके बालों में लगी हेयरपिन बहुत महंगी थी, लेकिन असल में उन्होंने इसे सड़क किनारे विक्रेताओं से ही खरीदा था। इसी बीच डूफी ने इस बात पर जोर देने का अवसर लिया कि कभी कभी कीमत मायने नहीं रखती, महत्वपूर्ण बात तो नियत है। इसके बाद टोयनले ने कहा कि वो फूफोंग की भावनाओं को समझते हैं और शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। इस समय यूफी बेहद गुस्से में थी, लेकिन सुयानली दृढ़ निश्चयी थी और इस मुकाबले में फूफेंग एक बार फिर पराजित हो गया। दूसरी ओर सम्राट ने प्राचीन स्वर्गीय भविष्यवक्ता को महल में बुलाया। परिवार ने ओल्ड हेवनली ओरेकल को लोगों की स्थिति का अवलोकन करने के उद्देश्य से हेवनली ओरेकल ब्यूरो स्थापित करने की व्यवस्था की। अब जब डीएम से संबंधित मामला सुलझ गया है तो सम्राट को बहुत राहत महसूस हो रही है। जैसा कि प्राचीन दिव्य भविष्यवाणी में कहा गया था, जो चित्र प्रकट होंगे वे निश्चित रूप से किसी घटना को जन्म देंगे। दूसरे भाई को अचानक अलमारी में एक बैग मिला जो स्पष्ट रूप से डीएम का नहीं था। तीसरा भाई भी विनम्र नहीं था। उसने तुरंत उसे ले लिया और कहा कि वो इसे किसी और को दे सकता है। फूफोंग अचानक डीएम के सामने घुटनों के बल बैठ गई।
उसने कहा कि कल उन दोनों के बीच सुई को लेकर झगड़ा हुआ था और अगर डीएम को ये पसंद नहीं है तो वो सुई को फेंक सकती है, लेकिन डीएम को इसकी परवाह नहीं थी। फू फोंग को ऊपर खींचने की कोशिश करते समय फू फोंग ने खींचने की शक्ति का उपयोग करके खुद ही नीचे गिर गई, जिससे डीएम अवाक रह गई। ठीक उसी क्षण यूफी ने वो दृश्य देखा जिसमें तियान तियान लोगों से घिरी हुई थी। दूसरी ओर तीसरे भाई ने वो थैला जी सीवे को दे दिया, लेकिन वह लड़की बहुत संवेदनशील थी और उसने उसमें किसी दूसरी महिला की गंध पहचान ली। तीसरे भाई ने तुरंत ही इसे फू फैंग की गंध के रूप में पहचान लिया, एक ऐसी गंध जिसे वो उस समय पूरी तरह से समझा नहीं पा रहा था। कमरे में यूफी ने उस घटना की कड़ी आलोचना की जिसमें तियान तियान गंदगी से लथपथ हो गई थी। वो पूरी तरह से तरकीन थी। उसका कहना था कि डीएम उसकी बहू बनने के योग्य नहीं है और उसने उसे शास्त्रों की नकल करने के लिए अध्ययन कक्ष में भेजकर दंडित भी किया। सौभाग्य से सु यानली ठीक समय पर पहुंच गई और उसने अपनी पत्नी की जबरदस्त तरीके से रक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले वो सच्चाई की पूरी तरह से जांच करेंगे और जो कोई भी मनगढ़ंत कहानियां बनाएगा उसे उनके तीव्र क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उस क्षण महारानी यू क्रोधित हो गई। वो बड़ी मुश्किल से शाही हरम से भाग निकली थी और अब उन्हें इस तरह अधीनता की स्थिति में रहना पड़ रहा था। स्थिति को बिगड़ते देख यूफी सु यानली को अगले कमरे में ले गया और अपनी बाघ अपमान रणनीति का प्रयोग करने लगा। उसने शाही महल में झेली गई कठिनाइयों, फैंग हवेली से मिली मदद और उन केकों के बारे में बताया जिन्हें सु यानली बचपन में खाना बहुत पसंद करती थी। सु यानली के पेस्ट्री खरीदने के लिए बाहर जाने का इंतजार करते हुए यूफी और फू फैंग ने अपने असली इरादे जाहिर कर दिए। वे तियान तियान से छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इसी बीच डीएम अभी भी धर्मव्रतों की नकल कर रही थी और कुछ समय बाद डूफी डीएम से फिर से माफी मांगने आया। एक उपहार की बोतल साथ ले आए। वो उपहार असल में घोड़े के गोबर और कच्चे सुअर के खून से बना एक औषधीय मिश्रण था। वे कहते हैं कि इससे संतान प्राप्ति में लाभ होता है, लेकिन डीएम वाला इसे कैसे स्वीकार कर सकती है। हालांकि यूफी को इसकी परवाह नहीं थी और उसने ताबीज को खींचकर दवा तियान तियान के मुंह में डाल दी। डीएम ने हार मानने से इनकार कर दिया और कुछ देर बहस के बाद यूफी पीछे की ओर गिर पड़ी और उसने तियान तियान को दोषी ठहराया। सौभाग्य से तो यानले ठीक समय पर पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी का बड़े अधिकारपूर्वक बचाव किया। ऐसा कहा जाता था कि अगर वे दोनों एक दूसरे को धोखा देना जारी रखते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा कि वे एकांत महल में वापस लौट जाएं। अंततः हम उन दोनों से छुटकारा पाने में कामयाब हो गए। अगले दिन सु यानली ने पहल करते हुए यंग मास्टर बाई से मुलाकात की। छोटे व्यवसाय के मालिक और लियू फोफिंग की मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें शादी करने की अनुमति देने का फैसला किया। इस बिंदु पर यूफी ने असहमति व्यक्त की और तुरंत अपनी आपत्ति जताई। उसने गुस्से से घोषणा की कि वो देखना चाहती है कि ताबीज को छीनने की हिम्मत कौन करता है, लेकिन सु यानली भी पीछे नहीं हटी और तुरंत जवाब देने के लिए खड़ी हो गई। इसलिए फू फैंग के पास राजकुमार बाई के पीछे पूर्वी महल से बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि कुछ देर चलने के बाद फू फैंग ने तुरंत इस बात पर जोर दिया कि वो 7वें राजकुमार की बेटी है। उसने श्वेत राजकुमार से कहा कि वो उसके साथ किसी भी तरह का संबंध न रखे। युवा मालिक अपने परिवार की संपत्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन फू फैंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपनी चाकू के एक ही वार से दिल को भेद दिया। लियू फोफिंग वाकई बहुत उग्र है। इसी बीच डीएम रुई नहीं के साथ खरीदारी कर रही थी, तभी अचानक उसे हवा का एक तेज झोंका लगा। उसने झूठ बोला और कहा कि श्वेत राजकुमार ने उसके सारे पैसे ले लिए हैं। फिर उसने त्रासदी का नाटक करते हुए कहा कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वे घर के काम करके ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। डीएम बहुत दयालु थी। उसने फू फोंग को पैसे दिए, लेकिन जब फू फैंग ने दोनों पुरुषों को संदिग्ध रूप से व्यवहार करते देखा तो वह तुरंत घटनास्थल से चली गई। कुछ ही देर बाद गली में मौजूद दोनों पुरुषों ने फू फोंग को गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। सौभाग्यवश भयंकर तूफान के बीच डीएम और उसके सैनिक समय पर पहुंच गए। फू फैंग की दयनीय हालत देखकर डीएम उसे रहने के लिए एक घर में ले गई। इसके तुरंत बाद फू फोंग ने धन्यवाद के कुछ शब्द कहे। एक ही जोरदार प्रहार से उसने डीएम को नीचे गिरा दिया। जो दो आदमी पहले ही आ चुके थे उन्होंने कहा कि वे डीएम को वहां ले जाएंगे जहां उसे जाना है। रात में कुछ पुरुष डीएम पर मोहित हो जाते थे, लेकिन वे पहले से ही किसी और के साथ रिश्ते में थी। डीएम को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा व्यक्ति कोई परिचित होगा। अगले दिन सबको पता चल गया कि डीएम का अपहरण कर लिया गया है। फू फोंग ने तुरंत सबके सामने दयनीय होने का नाटक किया और कहा कि यह सब उसकी गलती थी। उसने ये भी संकेत दिया कि डीएम को एक कामुक व्यक्ति द्वारा अपवित्र किया जाएगा। सौभाग्य से टैमकी ने कुछ असामान्य चीज देखी। कल शाम डीएम का अपहरण हुआ था, तो फू फोंग ने 3 दिन बाद इसकी सूचना क्यों दी? फू फोंग इसका कारण नहीं बता सका। वे अतीत को छुपाने के लिए बार बार अपना सिर झुकाते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। ये देखकर यूफी ने तुरंत फू फैंग की मदद करने के लिए आगे बढ़कर विनम्रता से सुझाव दिया कि उन्हें बस जाकर उसे ढूंढना है। इससे दूसरे भाई को तुरंत गुस्सा आ गया, जिसने सीधे यूफी को फटकार लगाते हुए कहा कि वे उसके परिवार को नीचा न समझें। हालांकि डीएम को ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण है, हमें सबसे पहले उसे ढूंढने जाना चाहिए। फिर तो यानले ने अंततः अपने आदमियों का नेतृत्व किया और पहाड़ी डाकुओं के ठिकाने पर धावा बोल दिया। अप्रत्याशित रूप से डीएम को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही थी। इसके विपरीत वो डाकुओं के साथ वसंत भोज आयोजित करने के बारे में चर्चा कर रही थी। अपने पति को आते देख डीएम ने तुरंत उन्हें कसकर गले लगा लिया। उसने सु यानली को समझाया कि वो वसंत भोज का उपयोग डाकुओं को आयोजित करने में मदद करने के लिए करना चाहती है। इस तरह उन्हें मामले की गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जहां तक कल रात के उस परिचित की बात है, वो वास्तव में उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। हालांकि श्वेत राजकुमार का महल बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसका उन दोनों को स्वतंत्र रूप से घर लौटने देने का कोई इरादा नहीं था। क्योंकि वो कल लगभग मौत के मुंह से वापस आया था, इसलिए उसे सु यानली से कुछ शब्द कहने पड़े। इसके अलावा प्रीफेक्चरल ऑफिस में 2 बेईमान व्यक्ति थे जो खुद को मानव मांस बेचने वाले के रूप में पेश करते थे। यही असली वजह थी जिसके कारण वो डीएम को पहाड़ पर ले गया था। यंग मास्टर बाई के स्पष्टीकरण और तियान तियान के मध्यस्थता करने के बाद दोनों पक्षों के बीच की गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो गई। हालांकि जाने से पहले युवा मास्टर बाई ने सु यानली को यह याद दिलाना नहीं भूला कि हवेली की प्रभारी महिला बहुत ही शक्तिशाली थी। शाम को सु यानली ने तियान तियान को गले लगाया और उसके लिए अपनी चिंताओं के बारे में लगातार बात करती रही।
जब उनकी भावनाएं शांत हो गई तो वे सोने की तैयारी करने लगे। तो यानले ने तुरंत डीएम को राजकुमारी की तरह गले लगा लिया। फिर दोनों बिस्तर पर लेट गए, एक दूसरे को देखते हुए, और फिर धीरे से अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए। वे काम शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। यह अकल्पनीय था कि डीएम सम्राट को धोखा देने के लिए जाली शाही फरमानों का इस्तेमाल करेगा, जिससे सम्राट बहुत क्रोधित हो गया। तो यानले ने बताया कि शायद स्वर्ग के सम्राट ने पहले ही शाही रक्षक दल के मुख्यालय पर हमला कर दिया था। उसके पास जांच करने के लिए 3 दिन थे, और सच्चाई सीधी सादी थी। शाही रक्षक वास्तव में फैंग परिवार के हाथों में था। पता चला कि फूफोंग और थियनबा एक युगल थे, और वे कभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फूफोंग यूफी के साथ इसलिए थी क्योंकि तियानबा ने उसे जासूस के तौर पर भेजा था। तियानबा ने फूफैंग से वादा किया था कि वो उसकी महारानी बनेगी। उनका प्यार गहरा था। वर्तमान स्वर्गीय अधिपति का निधन हो चुका है, और फूफैंग उन लोगों को तियान तियान के प्रति उनके कृत्यों की कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। वो सुयानली के साथ बारबेक्यू कर रही थी, तभी उसने देखा कि चीन ही बारबेक्यू लेकर आई है। उसकी खुशबू अवर्णनीय थी। हालांकि ठीक उसी समय फूफोंग वहां पहुंची। वो उपहार के रूप में अगरबत्ती देने आई थी। तो यानले ने अचानक कह दिया कि वो जाना चाहती है, जबकि डीएम ने उसे सलाह दी कि कुछ चीजों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुयानली ने डियांटियन का चेहरा ऊपर उठाया और उसे चूमा। ऐसी खूबसूरत रात में व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए। आधी रात को काले वस्त्र पहने सुयानली तियान तियान के शयन कक्ष में आई और उसके पैरों के पास एक छोटी तलवार रख दी। बाद में तो यानले बाहर गई, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका तीसरा भाई कुछ खोज रहा है। अगले दिन त्री ने ही बुरी खबर लेकर आई। तीसरे युवा स्वामी की हत्या कर दी गई थी। ये सुनकर डीएम तुरंत अपने दूसरे भाई के पास स्थिति के बारे में पूछताछ करने गई, लेकिन उसे ये जानकर गहरा सदमा लगा कि इस गुमशुदगी के पीछे सुयानली के अलावा और कोई नहीं था। ये सुनकर डीएम अविश्वास से चिल्लाई और बेहोश हो गई। अगले ही पल सैनिकों की एक टुकड़ी ने झील के किनारे स्थित घर को घेर लिया, और टो यानले ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए डीएम के घर को घेर लिया। ये देखकर दूसरे भाई ने तुरंत हाथ बढ़ाकर सुयानली की गर्दन पकड़ ली। वो तीसरी बहन से इसका स्पष्टीकरण लेना चाहता था। सुयानली की नजर में तीसरे भाई हु तियानफोंग के पास प्रतिक्रियावादी तत्वों की सूची को बिना सूचित किए रखना एक ऐसा अपराध था जिसकी सजा मौत थी। ये सुनकर दूसरे भाई ने तुरंत प्रतिरोध करने की सारी इच्छा खो दी और उसे बंदी बना लिया गया। जहां तक डीएम की बात है, उसे भी तो यानले द्वारा धीरे धीरे नियंत्रित किया जा रहा था। और जब डूफी को यह खबर मिली तो वो बहुत खुश दिखी। उसकी नजर में लोमड़ी परिवार का कोई भी सदस्य अच्छा इंसान नहीं था। कुछ ही समय बाद फूफैंग इस मामले के बारे में पूछने के लिए डीएम से मिलने गई। वो जानना चाहती थी कि क्या लेक टाइम वास्तव में एक विद्रोही ताकत थी। क्या डीएम निर्णायक रूप से अपने परिवार को त्याग पाएगी, या वो अपने भाई का साथ देगी और सुयानली को मार डालेगी। लगभग पलक झपकते ही डीएम के मन में कई छवियां कौन गई। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और कोई जवाब देने में असमर्थ थी। फूफैंग के आंगन से चले जाने के बाद उसे पता चला कि झीनी चुपके से क्यूईसीयू के साथ संवाद कर रही थी। ये देखकर फूफोंग ने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष को तामझील के स्थान के बारे में अवश्य पता होगा। इसके कुछ समय बाद त्रि नहीका से मिलने गई और उसे एक पत्र मिला। उसका एक गुप्त पत्र। जब रूई नहीं डीएम के कमरे में लौटी तो लड़की ने उस गुप्त पत्र को देखा और तुरंत उसे छीन लिया। इसे खोलने के बाद डीएम ने देखा कि इसमें जंगल में किसी से मिलने के लिए कहा गया था। डीएम बहुत घबरा गई थी। क्या सच में नगीका और तामका एक दूसरे को धोखा देने की योजना बना रहे थे? आधी रात को डीएम छोटे से घर में घुस गई। वो तीसरे भाई से मिलने आई थी और यह जानना चाहती थी कि क्या वे सचमुच विद्रोह करने का इरादा रखते हैं। तामका ने कहा कि बड़ा भाई पिता के समान है और वो वास्तव में इस क्रोध से उबर नहीं सकता। वो खुद पीछे नहीं हट सकता। ठीक उसी क्षण सैनिक अचानक झील के किनारे बने घर में घुस गए और उसके तुरंत बाद तोयानले मुख्य हॉल में आ पहुंची। जैसे ही तामका की मृत्यु होने वाली थी, डीएम ने तुरंत अपनी छोटी तलवार निकाली और तोयानले को वश में कर लिया। वो राजकुमार को तामका को रिहा करने के लिए मजबूर करना चाहती थी। हालांकि तोयानले ने अपना हाथ पलटा और तीम की बाह पकड़ ली। इसी समय मजिस्ट्रेट और गार्ड शाही दरबार के विद्रोहियों को गिरफ्तार करने के इरादे से वहां पहुंचे। तोयानले ने यह भी कहा कि उन्होंने विद्रोहियों को पकड़ लिया है, और इस समय फूफोंग बहुत खुश था। बाद में पता चला कि फूफोंग घटनास्थल पर मौजूद थी क्योंकि उसने ही विद्रोहियों के बारे में सूचना दी थी, जिससे उसे हो राजवंश के विद्रोहियों को एक ही झटके में पकड़ने में सफलता मिली। और आधी रात को होने वाली मुलाकात का गुप्त पत्र भी पवन देवता के हाथ लग गया। जहां तक दूसरे भाई की बात है, जिसे उनसे मिलने जाना था, फूफैंग ने उसे पहले ही बांध दिया था। डीएम कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि पवन देवता उसके पूरे परिवार को पकड़ लेंगे, इसलिए उसने अपना प्रतिरक्षा टोकन सौंप दिया। लेकिन अजय की नजर में तियान द्वारा प्रस्तुत ताबीज नकली था, इसलिए प्रतिरक्षा टोकन अब मान्य नहीं रहा। सशस्त्र सैनिकों ने हो भाइयों को सफलतापूर्वक पकड़ लिया और उन्हें आगे की कार्यवाही के लिए वापस ले आए। उन्हें मुख्य काल कोठरी में कैद कर दिया गया था। सुयानली ने मुख्य षड्यंत्र का खुलासा किया और सम्राट की प्रसन्नता के लिए शाही दरबार में लौट आई। चूंकि डीएम सुयानले की पत्नी है, इसलिए सम्राट को समझ नहीं आ रहा है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। इसी समय उपपत्नी यू महल में दाखिल हुई और उसने मांग की कि उसे और विद्रोहियों को फांसी दी जाए। फूफैंग ने आग में घी डाला। वो चाहता था कि डीएम से निपटने के दौरान सुयानली व्यक्तिगत रूप से दोष अपने ऊपर ले ले। सम्राट ने तुरंत इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद फूफैंग ने डीएम से मुलाकात की। उसने उग्र भाव से खुशखबरी दी। हु परिवार के दूसरे और तीसरे बेटों को राजद्रोह के आरोप में उसी सुबह सिर कलम कर दिया गया था और उनके सिर प्रदर्शित किए गए थे। उन्हें मौके पर ही फांसी दे दी गई थी। अपने भाई के शव के एक अनजान जगह पर पड़े होने के बारे में सोचकर डीएम भावुक हो गई। वो सुयानली से बात करना चाहती थी, लेकिन फूफैंग ने कहा कि इस सब के पीछे वही है। उसी क्षण डीएम फूट फूट कर रोने लगी। वो सब कुछ खोने वाली थी। अगले दिन तोयानले ने सम्राट से माफी मांगने के लिए शाही दरबार में घुटने टेक दिए। उसने कहा कि उसने पूरी रात पूछताछ की, लेकिन फिर भी उसे स्वर्ग सम्राट के गुटों की सूची नहीं मिल सकी। वो स्वीटहार्ट सोसाइटी के साथ खेल की शुरुआत करके अपनी रणनीति शुरू करना चाहता था। एक बार सच्चाई सामने आ जाए तो सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। तोयानले सचमुच निर्दयी था। इसके तुरंत बाद टुयुनली और डीएम मिले और बेचारा डीएम भयानक स्थिति में था। उसे लगा कि उसका भाग्य दुखद था।
लेकिन तो यानले ने ठंडे लहजे में कहा कि इस जीवन में वो डीएम की जो भी ऋणी है उसे वो अगले जीवन में चुका देगी। फिर डीएम ने अपनी वसीयत के बारे में बात की। उसने कहा कि उसने अपने परिवार के साथ विश्वासघात किया क्योंकि वो उस आदमी के साथ रहना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी। उसने अपने भाई को छोड़ दिया और फिर शादी में भी नहीं गई। जो कुछ उसने खोया था, उसका परिवार और उसका भाई, उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता था। इसलिए डीएम को उम्मीद थी कि सुयानले उसकी शादी करवाकर इसकी भरपाई करेगी। ये देखकर टोयानले सहमत हो गई, जो वाकई चौंकाने वाली बात थी। शुरू में सपनों जैसी लगने वाली खून से लथपथ वो शादी अंततः अपरिहार्य हो गई। इस बार टोयानले सचमुच तलवार लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपनी तलवार से डीएम का घूंघट हटाया और फिर उसे चूमा। टोयानली ने सम्राट के निर्देशों को दोहराया। हो भाइयों के तीनों सदस्यों ने विद्रोह किया और उन्हें फांसी दे दी गई। ये सुनकर डीएम को निराशा हुई। उसने अभी अभी सुयानली को चूमा था। उसने बिस्तर के नीचे से कैंची उठाई और उस पर झपट पड़ी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुयानली की तलवार एक कदम तेज थी। रक्त से सने विवाह समारोह का अंततः संपन्न हो गया। हालांकि डीएम की मृत्यु के तुरंत बाद काले कपड़े पहने एक व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। इसके बाद फू फोंग अपने आदमियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा और उसने स्वयं अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। कैसा लगता है? जब सुयानली ने फू फैंग को देखा तब उसे आखिरकार समझ आया, स्वर्गीय सम्राट का सहयोगी कोई और नहीं बल्कि फू फैंग है। डीएम की मृत्यु हो गई थी और फू फोंग को अब डर नहीं लगता था। उसने अपनी रणनीति का खुलासा किया और योजना को वास्तविकता में बदल दिया। फू फैंग परिवार जानता था कि सुयानली और हुसान नाटक कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके मुझे अपने जाल से बाहर निकाल लिया। फू फोंग को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि सुयानली और बाकी सभी लोग सोचते थे कि जब गिरोह की दूसरी और तीसरी शाखाएं आपस में टकराएंगी तो वो परेशानी खड़ी करेगी। इसलिए फू फोंग ने डीएम को बाहर फंसलाकर बुलाया। टुयुनली थीम को अपनी जान जोखिम में नहीं डालने दे सकती थी। जैसे ही वो सफलतापूर्वक दरवाजे से बाहर निकल जाती है, ये साबित हो जाता है कि हुसान के हाथों में मौजूद गुटों की सूची फर्जी है। इसलिए फू फोंग को खुद चोरी करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए यहाँ घात लगाकर हमला करना है और सभी को पकड़ लेना है। हालांकि उसे सुयानली और तियान द्वारा आत्महत्या करने की उम्मीद नहीं थी। ये काफी दिलचस्प था। और फू फैंग न केवल सुयानली को मारना चाहता था, बल्कि वो विद्रोह के ताबीजों के बक्से का इस्तेमाल सम्राट को मारने के लिए भी करना चाहता था। हालांकि ठीक उसी समय काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने फू फोंग के हत्यारे को मौके पर ही मार डाला। बहुत जल्दी ही देवता झाग प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और अब वो फू फैंग को सजा देने के लिए वापस ले जा सकते हैं। हालांकि फू फोंग को लगा कि उसकी गिरफ्तारी से उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ क्योंकि पूरा परिवार मर चुका था। लेकिन अभी अभी एक भयावह दृश्य सामने आया है जो आपको निराश कर सकता है। डीएम वास्तव में मरा नहीं है। उसके शरीर पर लगे खून के बारे में सुयानली ने चुंबन के बाद से अच्छी तरह से संवाद किया था। उसने केवल खुद को चाकू मारा था। और जिस बात ने फू फोंग को आश्चर्यचकित किया वो ये थी कि हुई नहीं और होताम भी जीवित थे। उन्होंने बाहर मौजूद फू फोंग के सहयोगियों को खत्म कर दिया और अब फू फोंग पतन के कगार पर है। फू फैंग की सुरक्षा को पूरी तरह से भेदने के लिए सुयानली ने पूरी योजना का खुलासा कर दिया। हाँ, ये सब बस एक नाटक था। टुयुनली को पता था कि फू फोंग संदिग्ध है, इसलिए उसने हुई नहा और होटम को सूचित किया, लेकिन थीम को नहीं बताया। वे डीएम के भोलेपन का फायदा उठाकर फू फोंग को जाल में फंसा सकते हैं। सब कुछ सुलझ जाने के बाद टोयानले और डीएम ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया। हालांकि फू फोंग के पास विकल्प मौजूद थे। उसके पास डूफी एक जीवन रेखा के रूप में थी। अपनी दत्तक बेटी से मिलने के लिए यूफी जेल गई और उसने फू फैंग को कसकर गले लगा लिया। हालांकि उसी क्षण फू फैंग ने यूफी की सुई का इस्तेमाल करके उसे वश में कर लिया, जिससे जेल गार्ड अचंभित रह गया। कुछ ही समय बाद टोयानले और डीएम जेल पहुंचे और फू फोंग ने सभी से घोड़े और सोना उपलब्ध कराने की मांग की और मुझे सुरक्षित जाने दो, अन्यथा वे मुझे चुप कराने के लिए मार डालेंगे। दोनों पक्ष तुरंत गतिरोध की स्थिति में आ गए। इस मौके पर यूफी ने अपने अतीत के बारे में बताया, जिसमें उसने जिक्र किया कि कैसे फू फैंग ने 3 साल तक चुपचाप उसकी देखभाल की थी। इसलिए अगर फू फैंग उसकी जान लेना भी चाहे तो भी यूफी विरोध नहीं करेगा। लेकिन सबसे बढ़कर उसे उम्मीद थी कि वे दोनों महल के विलासितापूर्ण जीवन का त्याग कर सकेंगे। क्या एकांत में रहने के लिए किसी सुनसान जगह पर जाना बेहतर नहीं होगा? ये सुनकर फू फोंग ने दृढ़ता से सुई निकाली और उसे अपने शरीर में चुभो लिया। फू फोंग ने आत्महत्या करने का विकल्प चुना। अपनी मृत्यु से पहले वो यूफी से माफी मांगना नहीं भूली। मुझे माफ करना, चलो अगले जन्म में माँ बेटी बन जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। फू फोंग का देहांत हो गया था और केवल डूफी ही फूट फूट कर रो रही थी। अगले दिन महारानी यू ने सम्राट से अपने कार्यों पर चिंतन करने के लिए एकांत महल में जाने की अनुमति मांगी। उसे सुयानली और तियान के प्रति वाकई अपराधबोध महसूस हो रहा था। कुछ समय बाद सम्राट ने टोयानले को युवराज नियुक्त किया। इस समय डीएम अत्यंत प्रसन्न थी। वो युवराज की पत्नी बन चुकी थी। ये खबर सुनकर वो बेहोश हो गई। फिर शाही चिकित्सक ने डीएम की नाड़ी की जांच की। सुयानली जैसी बाहरी व्यक्ति को यह सूचना मिली कि तियान गर्भवती है। वे तीनों बेहद खुश हुए और तीसरे भाई ने तुरंत बच्चे का नाम रख दिया। यदि यह लड़का है तो उसका नाम टोतियन थियन है, यदि यह एक लड़की है तो उसका नाम टुतीम थीम है। लेकिन टोयानले ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तुरंत अपने कमरे में भाग गई। 4 महीने बाद डीएम गर्भवती हो गई और तेतु दुयत एक मोती पाने की होड़ में थी। इसी दौरान तीसरा भाई वहां पहुंचा और उन दोनों को बहस बंद करने के लिए कहा, क्योंकि अब वो जीसीयू का पति था। अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए उसने अहंकारी तरीके से जीसीयू को रत्न तियान को देने के लिए कहा। उस रात उसके पास एक मोती था जो बहुत चमक रहा था, जिसे उसने लड़की को दे दिया। ये देखकर डीएम ने तुरंत अपनी तलवार राजकुमार की गर्दन पर रख दी। मेरी प्रेम की निशानी वहां क्यों है? सौभाग्य से वो मोती जो पूरी रात चमकता रहा, तीसरे भाई ने युवराज से उधार लिया था। पता चला कि यह एक गलतफहमी थी, लेकिन चूंकि जीसीयू और तियान दोनों गर्भवती महिलाएं हैं, इसलिए उन्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए सुयानली तियान को स्वर्गीय रहस्यों के बूढ़े व्यक्ति के साथ गो खेलने के लिए ले गई। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वो उन दोनों को शतरंज का उपयोग करके बच्चे के विकास को देखने के लिए एक भविष्यवाणी करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उनका बच्चा भविष्य में उनसे कहीं अधिक सफल होगा।
सभी लोग खुशी से हंस रहे थे। बाद में डीएम और टोयनले ने एक प्यारी सी शादी की। इस शादी में न तो तलवारें थी, न ही खून खराबा, बस मीठे चुंबन थे। ये सचमुच एक सुखद अंत है। डीएम ने सफलतापूर्वक अपने भाग्य को चुनौती दी है।